हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम आप लोग को छठा चैप्टर में क्या क्या पढ़ा चुके हैं। डीएनए पढ़ा दिए, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा दिए, इसका खोज कैसे हुआ ये भी बता दिए। ठीक है, आज देखेंगे कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। क्या देखेंगे? डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आज हम आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या नाम है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो आज इस टॉपिक के रिलेटेड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो जान लीजिए। पहले देखेंगे कि डीएनए को पैकेजिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। डीएनए को हम क्यों पैक कर रहे हैं भाई साहब। पैकेजिंग का मतलब समझेंगे कि डीएनए को आखिर पैक क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि अगर जो पैक किए तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से पैक करने और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से पैक होता है क्या, डीएनए। तो डीएनए को हम पैक करने वाले हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो सबसे पहले आइए बताते हैं कि डीएनए को पैकेजिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, डीएनए को पैक क्यों किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या लिखा हुआ है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग का अर्थ क्या हुआ? लग रहा है कुछ पैक करना है। क्या करना है? कुछ पैक करना है। अब यहाँ पर डीएनए को पैक क्यों किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि मान लो कोई कोशिका है। क्या है? कोई कोशिका है और कोई न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। ओके, तो ये जो केंद्रक है इसका साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना? 10⁻⁻6 मीटर होता है यहाँ पे। लेकिन अगर जो हम बात करें डिप्लॉयड सेल की, डिप्लॉयड सेल, तो डिप्लॉयड सेल में कितना बेस पेयर था? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर था। अब हम अगर जो डिप्लॉयड सेल के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए मौजूद है इसकी लेंथ को निकालना है। किसके लेंथ को निकालना है? डिप्लॉयड सेल के डीएनए की लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कल भी बताए थे ये क्वेश्चन कि डीएनए का लेंथ कैसे निकाला जाता है। तो जिसका बेस पेयर लिखते हैं, इसका बेस पेयर और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से, 4 नैनोमीटर से। तो ये जितना कैलकुलेट करके आएगा वो क्या आ जाएगा? इस डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर जो देखते हैं ई कोलाई में, किसमें? ई कोलाई में, तो ई कोलाई का बेस पेयर कितना था? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, किससे गुना कर देंगे? 0.34 नैनोमीटर से। इसको गुना करके निकालो, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा? इसका डीएनए का लेंथ हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको निकालिए। तो निकाले कितना है इसका मल्टीप्लाई करके? इसका आएगा 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, और इसका आएगा 1.36 नैनोमीटर, मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये जो 2.2 मीटर है ये क्या हुआ? डिप्लॉयड सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसकी लेंथ हो गई 2.2 मीटर। कितना लेंथ हो गई है? 2.2 मीटर। और जो ई कोलाई है, ई कोलाई में जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है वो 1.36 मिलीमीटर में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैकेजिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझो। तो डीएनए 2.2 मीटर लंबा है भाई साहब। 2 मीटर कितना लंबा हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है। तो डीएनए ये कितना लंबा है? 2.2 मीटर है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये कितना है? इसका साइज 10⁻⁻6 मीटर है। कितना छोटा है ये न्यूक्लियस। तो इतने बड़े डीएनए को इस छोटे न्यूक्लियस में हम कैसे रखेंगे बिना पैक किए हुए? इसलिए यहाँ पर डीएनए को पैक करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि डीएनए यहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है, और उसके रिस्पेक्टिव में न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो इस डीएनए को इस न्यूक्लियस में ही रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। ये उस तरह से बात हो गया जिस तरह से आप लोग कोई सामान खरीदते होंगे मार्केट से, तो उस तरह से जैसे चावल खरीदे कितना 20 kg,
तो 20 kg हाथ में कैसे लीजिएगा, हाथ में जितना अट पाएगा उतने ना अटेगा। तो वही बात है, उसको क्या बोलते हो कि पैक कर दीजिए बोरे में या पॉलीथीन में या झोले में, तब हम इसको लेकर आसानी से चले जाएंगे। तो वही बात है, डीएनए यहाँ पर बहुत लंबा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो इसको इसमें रखना है, इसलिए इसको इसमें पैक किया जाता है। क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो डीएनए का पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जान चुके हैं, तो ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है और यूकैरियोटिक में कैसे होता है। अब देखेंगे डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे करते हैं भाई साहब। कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें डीएनए का पैकेजिंग किस तरीके से होता है ये सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो भी डीएनए का पैकेजिंग होगा, डीएनए का पैकेजिंग होता है किसके मदद से, तो डीएनए का पैकेजिंग बता दें कि कोई ना कोई प्रोटीन के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है, प्रोटीन के हेल्प से। ऐसा क्यों है, क्योंकि डीएनए भी तो लगभग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, अमीनो एसिड मिलकर बना होता है। तो क्या है, प्रोटीन ही है। क्या है, प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन को पैक करने के लिए प्रोटीन ही काम देगा। तो डीएनए का पैकेजिंग कोई ना कोई प्रोटीन की हेल्प से होता है। तो जो भी प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन है वो अदर प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, वो क्या करता है, डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। तो कोई ना कोई प्रोटीन होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई प्रोटीन होगा। प्रोटीन के मदद से ही, प्रोटीन के मदद से ही डीएनए पैक होगा, डीएनए पैकेजिंग होगा। कोई ना कोई प्रोटीन के मदद से ही डीएनए क्या होगा, पैकेजिंग होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ना कोई प्रोटीन है जिसके मदद से क्या हो रहा है, डीएनए क्या हो रहा, पैक हो रहा। डीएनए क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। तो डीएनए पैक हो रहा है यहाँ पे। तो मान लो इधर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसमें ला के इस तरीके से क्या कर दिया है, पैक कर दिया है डीएनए को। क्या कर दिया है, पैक कर दिया है डीएनए को। ओके, तो इसमें जानते हैं। और लेकिन यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी प्रोटीन डीएनए पैकेजिंग करता है वो हिस्टोन होता है क्या, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसके अलावे जो प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक में डीएनए को पैक करने में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर यूकैरियोटिक लिखा है और हिस्टोन प्रोटीन की मदद से पैकिंग लिखा है तब सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन की मदद से डीएनए पैक होता है, तो नहीं, ये सवाल गलत है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक में मान लो डीएनए पैक हुआ, क्या हुआ, डीएनए पैक हुआ। तो जो भी डीएनए पैक हुआ वो इस तरीके से हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से हुआ। इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियोइड दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड। इसका नाम न्यूक्लियोइड रखा। इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियोइड रखा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि इस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। तो हमने क्या देखा कि डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई ना कोई डीएनए का पैकेजिंग कोई ना कोई प्रोटीन की मदद से होता है, लेकिन वो प्रोटीन हिस्टोन नहीं होता है। तो कोई ना कोई प्रोटीन की मदद से क्या हुआ, डीएनए पैक हो गया है। डीएनए क्या कर दिए हम, इसमें पैक कर दिए हैं। ओके,
तो डीएनए को पैक कर दिया तो इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियोइड रखा गया। क्या नाम रखा गया, न्यूक्लियोइड। और इसी न्यूक्लियोइड के फॉर्म में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैक होता है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग किसके फॉर्म में होता है, तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर उतारिए। अब देखते हैं हम इसके आगे कि डीएनए का पैकेजिंग यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है, यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है। ये यहाँ पर हो गया खत्म। अब दूसरा पढ़ेंगे और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। अब देखते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से होता है। और यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा डिटेल भी जाएंगे और बेसिक पॉइंट पे भी बात करेंगे कि जिससे आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे सेल डिवीजन का भी पार्ट थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है। लेकिन अदरवाइज इसको तो 11th में पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग किस तरीके से होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग किस तरीके से होता है। जैसा कि पहले ही वीडियो में बताए थे कि अभी इसी में बताए थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है कोई अदर प्रोटीन की वजह से डीएनए पैक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से, हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से, हिस्टोन प्रोटीन के मदद से, हिस्टोन प्रोटीन के मदद से डीएनए पैकेजिंग होगा। हिस्टोन प्रोटीन के मदद से डीएनए पैकेजिंग होगा। किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में नहीं। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन के अलावे कोई और दूसरा प्रोटीन होता है, उसका नाम नहीं जानना है। तो यूकैरियोटिक में इसका नाम जानना है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कोई अदर प्रोटीन होता है जो कि डीएनए को पैक करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए को पैक करने में मदद करता है। तो मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है और इसमें क्या हुआ है, डीएनए पैक हो गया है। इसमें क्या हुआ है, डीएनए इस तरीके से पैक हो गया है। ओके, डीएनए इस तरीके से पैक हो गया है। तो जो डीएनए पैकेजिंग हो चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं कि एक सेल होता है, क्या होता है, एक सेल होता है। सेल डिवीजन क्या देखते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जो कि आपको 11th में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसमें 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। इसको एम फेज बोला जाता है, इसको G1 फेज बोला जाता है, इसको S फेज बोला जाता है और इसको G2 फेज बोला जाता है। तो सेल डिवीजन के लिए 4 फेज होता है, एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो यहाँ पे याद क्या क्या रखना है कि याद रखना है S फेज में डीएनए दुगना होता है। S फेज में डीएनए दुगना होता है, 2 गुना होता है। किस फेज में, S फेज में डीएनए दुगना होता है। ओके, लेकिन अब ये जो यहाँ पर 3-4 फेज है, इसमें डीएनए किस रूप में दिखेगा, डीएनए किस रूप में दिखेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में जो भी डीएनए का पैकेजिंग करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे लिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग क्रोमैटिन के फॉर्म में, क्रोमैटिन हिंदी में लिख दो और क्या, क्रोमैटिन के रूप में होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में होता है।
लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग किसके फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। कहीं कहीं पर थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा लिखा हुआ है तो इसे घबराना नहीं, इंग्लिश थोड़ी हिंदी ही है। अच्छा देखो कैसे, ये क्रोमैटिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हिंदी में लिखो तो क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटिन ही पढ़ेंगे। आपका नाम जो भी है हिंदी में नाम बोले या इंग्लिश में पढ़े, दोनों तो सेम ही पढ़ेगा। जैसे यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटिन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटिन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टर्म वही आता है जो कि हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, और जिसका नहीं होता उसको हम बता देते हैं। ओके, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि इंग्लिश ये पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्रोमैटिन के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग किसके फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। और यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। फिर जानते हैं कि ये क्रोमैटिन क्या होता है। ये क्रोमैटिन क्या होता है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, या थोड़ा यहाँ पर बताते हैं, रुक जाओ। तो डीएनए का जो है ये तीनों फेज में, G1 फेज में, G1 में कॉमा S में कॉमा G2 में, ये तीनों फेज में डीएनए किसके रूप में मिलेगा? क्रोमैटिन के रूप में। डीएनए इसमें डीएनए क्रोमैटिन के रूप में मिलेगा। इन तीनों में इसमें डीएनए किसके रूप में मिलेगा? क्रोमैटिन के रूप में मिलेगा। तो डीएनए का पैकेजिंग हम लोग क्रोमैटिन के रूप में कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फेज है, एम फेज। क्या है? एम फेज। एम फेज में जो भी डीएनए दिखेगा वो किसके रूप में दिखेगा? क्रोमोजोम के रूप में दिखेगा। किस में दिखेगा? क्रोमोजोम के रूप में। तो एम फेज में डीएनए किसके रूप में दिखेगा? क्रोमोजोम के रूप में दिखेगा। डीएनए क्रोमोसोम के रूप में दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से बात कीजिए कि डीएनए का पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से होता है, किसके रूप में होता है? क्रोमैटिन के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग फेज है, तो ये तीनों फेज में डीएनए का पैकेजिंग क्रोमैटिन के रूप में ही दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं एम फेज की। एम फेज में भी स्पेशल मेटाफेजिक क्रोमोसोम बोला जाए, मेटाफेजिक। तो इसमें क्या होगा? डीएनए क्रोमोसोम के रूप में दिखेगा। किसके रूप में दिखेगा? क्रोमोसोम के रूप में, यानी कि गुणसूत्र के रूप में डीएनए दिखेगा। कौन से फेज में? एम फेज में। लेकिन इस तीनों फेज में किसके रूप में दिखेगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्रोमैटिन के फॉर्म कैसे बनता है, क्रोमैटिन का फॉर्म हिस्टोन प्रोटीन कैसे बनाता है, फिर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे चला जाता है, क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये भी तो देखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब इसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि डीएनए से क्रोमैटिन कैसे बनता है, फिर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बन जाता है। जैसे कि अभी बताए थे, 3 फेज में क्रोमैटिन के रूप में डीएनए दिखता है और एक फेज में क्रोमोसोम के रूप में दिखता है। कौन कौन सा फेज था? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इन तीनों में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन एम फेज में डीएनए क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले डीएनए था, डीएनए को पैकेजिंग क्रोमैटिन के रूप में किया, फिर यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन गया। तो कैसे बना देखते हैं। डीएनए का पैकेजिंग किससे होता है? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होता है। तो ये देखो डीएनए है, ये क्या है? ये मान लो ये डीएनए है। ये क्या हो गया आपका? ये डीएनए हो गया। ये डीएनए है, आप भी जानते हैं। ओके, तो इस डीएनए को हमको क्या करना है? पैक करना है। डीएनए को क्या करना है? पैक करना है। तो डीएनए का पैक किस में कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में कर रहे हैं। तो कौन से प्रोटीन की हेल्प से होगा? हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से होगा। कौन से प्रोटीन की हेल्प से होगा? हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से होगा। तो ये मान लो है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन। ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेगा? डीएनए को पैक करने में हेल्प करेगा। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ भी है हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ भी है इस तरीके से, यहाँ भी है इस तरीके से,
यहाँ भी है इस तरीके से, यहाँ भी है ये सब क्या बना रहे हैं, जो रेड कलर से गोल गोल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन बना रहे हैं। ये क्या करेगा, डीएनए को पैक करेगा। डीएनए को क्या करेगा, ये डीएनए को इस तरीके से पैक करेगा, किसमें, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करेगा क्रोमैटिन में। किसमें पैक करेगा, क्रोमैटिन में। तो यहाँ पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस डीएनए को क्या कर रहा है, अपने में लपेट रहा है। अपने में क्या कर रहा है, लपेट रहा है। और लपेट के क्या कर रहा है, डीएनए को छोटा बनाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस में भी रखना है। किस में रखना है, न्यूक्लियस में रखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पे डीएनए है, क्या है, डीएनए सबसे पहले क्रोमैटिन में बदलता है। किस में बदलता है, क्रोमैटिन में। डीएनए सबसे पहले जब कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन में होता है। किस में होता है, क्रोमैटिन में। और क्रोमैटिन भी जब और कंडेंस होता है तो ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में। ओके, तो यहाँ पर मान लो ये नॉर्मल डीएनए, ये क्या है, नॉर्मल डीएनए है। तो यहाँ पर क्रोमैटिन बन गया है, तो इस तरीके का मान लो क्रोमैटिन है। ओके, और ये आगे जो है क्रोमोसोम में बदल जाएगा, गुणसूत्र में बदल जाएगा, तो ये इस तरीके का हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, ये क्रोमोसोम है। ओके, तो जानते हैं कि डीएनए सबसे पहले क्रोमैटिन में इस तरीके से बदलता है, फिर क्रोमोसोम में इस तरीके से बदलता है। और इसको बदल कौन रहा है, ओनली वन एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, यही लपेट रहा है। ओके, तो क्रोमैटिन में भी दो तरीके का होता है। देखो, क्रोमैटिन में भी दो तरीके का होता है। अगर जो क्रोमैटिन में भी दो तरीके का होता है। अगर ये डीएनए इस तरीके से लपेटे हुए है, इस तरीके से लपेटे हुए हैं, और इसमें जोड़ दो पूरा एकदम इस तरीके से, तो ये दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है आपको कि नहीं, दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा पैकिंग हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैकिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा राउंड हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको लपेटा गया है। तो क्रोमैटिन में भी दो तरीके का होता है। इस वाले हिस्से को बोल देते हैं यूक्रोमैटिन, और इस वाले को बोल देते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, सबसे पहले ये जानें कि डीएनए जो है पैक होगा किसके मदद से, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। ये अपने आप में लपेटेगा और लपेट के इसको सिकुड़ाएगा, छोटा करेगा, तभी ये न्यूक्लियस में अट पाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से लपेटा, थोड़ा सा लपेटा। तो जब थोड़ा सा लपेटा तो इसको क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक नाम दे देते हैं यूक्रोमैटिन। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा लपेट दिया, तो इसको बोल देते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। और जब हेटेरोक्रोमैटिन से भी और ज़्यादा लपटा जाता है तो इसको बोल देते हैं क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमैटिन वाला स्ट्रक्चर है, ये कौन कौन से फेज में दिख रहा था, G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। लेकिन ये जो क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर है ये कौन फेज में दिख रहा था, M फेज में। किसमें, M फेज के बेटा फेज में। ओके, तो इतना यहाँ पे पढ़ना है। फिर देखते हैं कि ये जो डीएनए पैक कर लिए हैं, ओके, तो ये किसके फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। तो क्रोमोसोम में भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। तो ये देखो, मान लो है क्रोमोसोम, क्या है ये, क्रोमोसोम इस तरीके से होता है। ए भाई साहब, गड़बड़ बन रहा है। इस तरीके से क्रोमोसोम होता है। तो पूछेगा एक क्रोमोसोम में, ये एक क्रोमोसोम है, ये कितना है, एक क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम में कितना होता है, 2 क्रोमैटिड होता है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होता है। देखो, एक ये वाला क्रोमैटिड और एक ये वाला क्रोमैटिड, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इतना दूर दूर नहीं होता है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। लेकिन इसमें जो एक ब्लू वाला दिख रहा है इसको बोलेंगे क्रोमैटिड। जो ब्लू वाला दिख रहा है इसको बोलेंगे क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे,
क्रोमैटिड, टिड डी है डी, क्रोमैटिन नहीं क्रोमैटिड। ओके, इसको भी क्या बोलेंगे क्रोमैटिड। तो एक पूछेगा एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होता है, तो देखो ये पूरे को बोल रहे हैं क्रोमोसोम और इसको बोल रहे हैं क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, एक ये वाला क्रोमैटिड एक ये वाला क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होता है, एक ये मिला के दो हो गया। ओके, यहाँ पे इतना पढ़ना था इस टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं, जब ये डीएनए पैक होता है, जब ये डीएनए पैक होता है तो ये जो इस तरीके से जो पैक कर रहा है, आपके किताब में यही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको और दूसरे तरीके से जब पैक करेंगे तो फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्यों है, ये समझ में आना चाहिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।